Okay, good morning. Good morning, everybody. Today we will study the characteristic of invertebrates because you are the students of degree 1 student, degree 1 class, and the main in paper 1 you have to study the invertebrate and all the type study of the invertebrate. So prior to that, you have to understand the basics of the invertebrate, that is the characteristic of the invertebrate. So what is invertebrate? The first question arises, what is invertebrate? What is the definition of invertebrate? Invertebrate नाम से क्या लगता है? वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे वर्टिब्रेट्स में रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं हो, इनवर्टिब्रेट, इसीलिए हम उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट. इन मतलब नहीं और वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्रल कॉलम. इसके लिए हम जिस मतलब इस वैसे एनिमल्स में जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उसको हम लोग इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं. क्लियर? तो द टर्म इनवर्टिब्रेट कहाँ से आया? इट कम्स फ्रॉम इन. इन मतलब, इन का मतलब नहीं. वन थिंग यू रिमेम्बर, आधे जो मेनली बहुत सारी चीजें जो है वो उनके नाम के अंदर ही छिपी रहती हैं, उनका मीनिंग. तो इन मतलब नहीं और वर्टिब्रेट मतलब वर्टिब्री मतलब वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. तो वैसे एनिमल्स जिसमें we lack the vertebral column is known as invertebrates. So hence the invertebrates are the group of animals that do not have vertebral column, जिसको हम लोग बैकबोन भी कहते हैं, स्पाइन कहते हैं. This you will study in degree 2. कॉर्डेट्स में आप लोग वर्टिब्रेट पढ़ोगे डिग्री 2 में, लेकिन इन डिग्री 1 यू हैव टू स्टडी इनवर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स का डेफिनेशन क्या होगा? सिंपल डेफिनेशन कि द एनिमल्स व्हिच लैक द वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज इनवर्टिब्रेट. ठीक है? तो अब हैबिटेट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक. कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या शेप है, क्या साइज है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे. तो ये इनवर्टिब्रेट्स जो है वो हर जगह पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन सीज. सी मतलब सी में जो पाए जाते हैं उन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? मेराइन. और जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं उसको फ्रेश वाटर एनिमल्स. हवा में, लैंड में, स्नो में, डेजर्ट में, हर जगह ये यू कैन सी बहुत डाइवर्सिटी है इनका. हैबिटेट अब इन एवरी जगह आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मेनली 80% जो है वो टेरिस्ट्रियल. टेरिस्ट्रियल मतलब लैंड, जमीन पे रहने वाले. ठीक है? और इसमें से अभी हम लोग बाद में भी देखेंगे कि जो मोस्ट सक्सेसफुल हैं इनमें से जो हर हैबिटेट में पाए जाते हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं. आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं जॉइंटेड लेग, जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, क्रैब्स आते हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं, ये ज्यादा इनकी डाइवर्सिटी लगभग हर, जैसे कोई कोई है जो कि सिर्फ मेराइन में पाए जाते हैं, मेराइन मतलब सी वाटर में, कोई है जो सिर्फ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, पर आर्थ्रोपोड्स में है कि आपको हर हैबिटेट में पाए जाते हैं. ठीक है? प्रोटोजोन्स जो सबसे पहला फाइलम है प्रोटोजोआ. प्रोटो वी विल डिस्कस इन डिटेल्स इन क्लासिफिकेशन. प्रोटो ये भी दो वर्ड से बना है. प्रोटो, प्रोटो मींस पहला, जून मींस एनिमल्स. ठीक है? फर्स्ट एनिमल, क्योंकि ये सबसे पहला. प्रोटो सिंगल यूनिसेलुलर, एक सेल का एनिमल होता है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, एक ही सेल का एनिमल है. तो ये सारे प्रोटोजोन्स में आते हैं. ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, जैसे मलेरिया पैरासाइट, वो भी एक प्रोटोजोन है. ठीक है? और कॉमन सेल या किसी के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप में या दूसरे पैरासाइट नहीं होके, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का रिलेशनशिप सबका होता है. तो ये प्रोटोजोन्स फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और कॉमन सेल्स भी हो सकते हैं. ठीक है? ये वी आर डिस्क्राइबिंग अबाउट द हैबिटेट, कहाँ कहाँ ये सभी मिल सकते हैं. स्पॉन्जेस, उसके बाद आता है पोरीफेरा. ये स्पॉन्ज है पोरीफेरा, जिसको हम लोग स्पॉन्ज एनिमल कहते हैं. ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं. पोरीफेरा वी विल डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको क्लासिफिकेशन में. जैसे नाम है पोरीफेरा. पोरी मीन्स पोर्स, फेरा मीन्स बियरिंग.
पोर बियरिंग एनिमल्स, इनके पूरे बॉडी में पोर होता है और पानी इसके अंदर हमेशा से ये पानी में पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल एनिमल होते हैं। तो ये इनका सारा जो फंक्शन है, मेटाबॉलिक फंक्शन है, जितने भी फंक्शन है, ये सब पानी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें कॉमनली हर बर्स इनके अंदर पानी आता जाएगा, बाहर जाता जाएगा, आता जाएगा, बाहर जाता जाएगा। ये जो स्पॉन्जेस हैं और सिलेंट्रेट्स हैं, सिलेंट्रेट्स जिसमें हाइड्रा आते हैं, और एक्वेटिक एनिमल। तो ये डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं हैबिटेट के बारे में कि ये हमें हर जगह लगभग पाए जा रहे हैं, डेजर्ट में, मेराइन, फ्रेश वाटर, एयर में। These are some common figures of invertebrate. अब न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, अब ये कितने नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट वहां पे लगभग 1 मिलियन लिविंग स्पेसीज है एनिमल्स के नोन में, ठीक है। उसमें से 95% जो है ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं। मतलब कि समझ लीजिए इनका कितना न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है। It has been estimated that the number of extinct species is around 7 times the number of living. और उसमें से आप ये जान लीजिए कि अभी लिविंग स्पेसीज 1 मिलियन में 95% है, उसमें से उसका जो एक्सटिंक्ट हो गए, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनकी स्पेसीज खत्म हो गई, वो इससे 7 टाइम्स और थे। तब समझ लीजिए कि कितने मिलियन स्पीसीज होंगे। Therefore, there may have been some 7 मिलियन स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गए, वो इसके 7 गुना ज्यादा थे, ठीक है। तो अमंग 1.25 मिलियन एनिमल स्पीसीज, बोला ना 95% जो है, मतलब 1.2 मिलियन सा इन्वर्टिब्रेट्स। और उसमें से अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी बात करी कि ज्यादा डाइवर्सिटी किनका है, आर्थ्रोपोड का। तो अब 1.2 मिलियन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, 1.2 मिलियन इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उसमें 1 मिलियन सिर्फ आर्थ्रोपोड्स हैं। तो आप आर्थ्रोपोड की डाइवर्सिटी समझ सकते हैं कितनी है। तो दिस इज अबाउट द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कि कितने नंबर में ये पाए जा रहे हैं। शेप, अब शेप कैसा है इनका, वेरिड शेप। आपको हर शेप के एनिमल्स, व्हेन वी विल गो थ्रू द फाइलम्स, जब हम लोग टाइप स्टडी करेंगे, देन वी विल सी इसमें शेप्स बहुत वेरिड तरह के आपको शेप मिलेंगे। अमीबा का तो इरेगुलर शेप है, वो अपना शेप हमेशा चेंज कर सकता है। स्पॉन्जेस है और सिलेंट्रेट्स है, हाइड्रा है, वो कैसे दिखते हैं, वो प्लांट लाइक दिखते हैं। ओबिलिया है, सिलेंट्रेट्स में हम लोग को पढ़ना है, ओबिलिया, ऑरेलिया, ये सब कैसे दिखते हैं, प्लांट के जैसे, फ्लावर्स के जैसे दिखते हैं। वैसे ही फ्लैट वर्म्स हैं, फ्लैट वर्म का आपने नाम सुना होगा, वो और अभी सब आपको पढ़ना है टाइप स्टडी में। फ्लैट वर्म मतलब टीनिया सूलियम, और एक लीफ लाइक होता है जिसको फेसियोला हिपेटिका करते हैं। ये रिबन शेप के होते हैं, ये पत्ते के जैसे होते हैं। एनिलिड्स हैं जिसमें एस्केरिस आता है, निमेटोड्स है, ये वर्मी फॉर्म, मतलब ये केंचुआ आपने देखा होगा, अर्थवर्म, ये वर्म के रूप में होते हैं। स्टारफिश है, स्टारफिश का कैसा शेप होता है, स्टार शेप होता है। तो शेप के अगर हम लोग इसका शेप देखें इन्वर्टिब्रेट्स का, तो हमें भी बहुत तरह के शेप वी कैन सी। साइज भी, अब आप समझ लीजिए पहला एनिमल क्या है, प्रोटोजोन। प्रोटोजोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि यू कांट सी विथ नेकेड आईज, वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो देयर आर आल्सो ग्रेट वेरिएशन इन साइज में भी बहुत वेरिएशन है। रेंजेस फ्रॉम, मतलब माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अब नेकेड आई से अब पानी ले लीजिए, एक तालाब का कोई पानी आप एक कटोरी में लीजिए, आप उसको देखिए, यू विल, अगर आप नेकेड आई से दिखेगा देन इट विल क्लियर दिखेगा, बट आप उसको माइक्रोस्कोप में दिखेगा तो उसमें आपको बहुत सारे अमीबा, पैरामीशियम, स्मॉल लार्वा, ये सब दिखेंगे, बिकॉज वो हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते। तो ये रेंज कहाँ, एक माइक्रोस्कोपिक से लार्ज साइज सेफेलोपोड तक ये मिलता है। मलेरिया पैरासाइट जो है स्मॉलेस्ट है, 1/5 ऑफ द ह्यूमन आरबीसी। और ये आर्किटेरिस ये है, ये आपका सबसे लार्जेस्ट है, 16.5 मीटर। इनको अगर यहाँ से टेंटेकल से लेके यहाँ तक का अगर बॉडी लेंथ नापा जाए तो ये जायंट स्क्विड है, मोलस्क है, विथ अ बॉडी लेंथ ऑफ 16.5 मीटर्स। तो आप एक समझ लीजिए, माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोन से लेके 16.5 मीटर, तो कितना वेरिएशन है साइज में भी।
सिमेट्री, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? सिमेट्री बोलते हैं ना, ये सिमेट्रिकल नहीं है. व्हाट इज द सिमेट्री? सिमेट्री क्या है? सिमेट्री है, मान लीजिए कि हमें देखना है कि अगर कोई एनिमल है उसको हम किस प्लेन से उसको काटेंगे कि वो बराबर दो भाग में बटे. ठीक है, मान लीजिए कि ये है, जैसे सॉरी सिमेट्री में अगर कोई ये चीज है, राउंड शेप है, ये इसका सेंटर है, तो अगर हम इसके सेंटर के थ्रू कहीं से भी काटेंगे तो ये बराबर दो भाग में कटेगा. तो इस टाइप को कहते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री. तो बहुत तरह के सिमेट्री होते हैं. अब जैसे ये है, ये फ्लाई है, इसको हम लोग कहीं से भी काटेंगे, अगर यहाँ से काटेंगे तो दो बराबर भाग में नहीं कटेगा. सिर्फ ऐसे अगर हम लोग ऐसे बायलैटरली काटेंगे तभी ये दो बराबर भाग में कटेगा. तो क्योंकि ये लैटरली कट रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री. ठीक है, ये हो गया रेडियल सिमेट्री. ये स्टारफिश है, ये सेंटर है, अगर इस सेंटर के थ्रू आप कहीं से भी काटिएगा तो वो दो भाग बराबर भाग में कट जाएगा. तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री. तो वैसे ही तरह उसको बहुत, इसमें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कॉर्डेट अगर वर्टिब्रेट पढ़िएगा तो वो सिर्फ बायलैटरल ही सिमेट्री सारे वर्टिब्रेट होते हैं, लेकिन इनवर्टिब्रेट जो होते हैं उसमें हर तरह की सिमेट्री आपको दिखने की मिलेगी. जैसे प्रोटोजोन्स आर बायलैटरल भी प्रोटोजोन होते हैं, रेडियल भी होता है, और एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल मतलब जिसकी कोई सिमेट्री ही नहीं है. जैसे अमीबा है, उसका तो शेप चेंज होता रहता है, तो हाउ कैन यू, उसको हम लोग कैसे दो भाग में, जिसके एसिमेट्रिकल मतलब कि ऐसा कोई प्लेन नहीं है जिससे हम उसको दो बराबर भाग में बांट सकते हैं. तो वैसे एनिमल को हम लोग एसिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं. और रेडियल सिमेट्रिकल, जैसे जो रेडियस से, अगर रेडियस के थ्रू हम कहीं से भी काटे, अगर वो दो बराबर भागों में बंटता है तो उसको हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं. और बायलैटरल, अगर हम लोग लैटरली काटेंगे तभी दो बराबर भागों में कटेगा, देन दिस इज नोन एज बायरेडियल सिमेट्री. तो स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल. स्पॉन्जेस जो है वो बहुत सारे स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल भी होते हैं और कुछ रेडियली सिमेट्रिकल भी होते हैं. फिर सिलेंट्रेट्स जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. टीनोफोर्स है बायरेडियल. अब रेडियल और बायरेडियल, रेडियल मतलब सर्कल है, कहीं अगर हम लोग सेंटर से कहीं से भी काटें तो बायरेडियल हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा. लेकिन अगर सर्कुलर है लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन से वो दो भाग में कटता है सेंटर से, तब उसको कहते हैं बायरेडियल. सम आर स्फेरिकल, कोई स्फेरिकल भी होते हैं. और तो ये आपकी सिमेट्री हो गई. तो मेन इंपॉर्टेंट थिंग इनवर्टिब्रेट का यही है कि ये इसमें सारी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट होती है, और वर्टिब्रेट में सभी तरह की सिमेट्री नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ बायरेडियल मिलेगी. तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स. तो दिस इज व्हाट अबाउट द सिमेट्री. अब नाउ दिस वन इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? जैसे कि मान लीजिए कि पहले सबसे छोटा एनिमल है प्रोटोजोआ, तो सबसे पहले क्या बना? सेल बना. ठीक है, सेल के बाद बहुत सारे, फिर उससे थोड़े थोड़े बढ़ते गए, तो सेल के बाद टिश्यू बना. ठीक है, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाए? टिश्यू के बाद मिलके ऑर्गेन बनाए. फिर बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर एक सिस्टम बनाए. क्लियर? और बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बना. तो ये अलग, अब बिकॉज हमने इनवर्टिब्रेट में देखा कि एक सेल के एनिमल से शुरू हो रहा है. अब जैसे प्रोटोजोआ है उसमें तो सेल है, उसमें कोई एक ही सेल है, तो उसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. तो इसमें हम लोग क्योंकि एक सेल से फिर पोरीफेरा में हम लोग बढ़ते हैं, तो वहां
मल्टी सेलुलर हो गया। जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर है, एक सेल का एनिमल है। उसके बाद पोरीफेरा आता है, वो मल्टी सेलुलर हो जाता है। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर हुआ तो वहां सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब प्रोटोजोआ क्या हुआ, उसमें तो एक ही सेल है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। क्लियर, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। और उसके बाद फिर सेलुलर ग्रेड में स्पॉन्जेस आया, क्योंकि इसके बाद सेल बनने गए लेकिन अभी तक उसमें टिश्यूज नहीं फॉर्म हुए हैं, तो वो सेलुलर ग्रेड में आ गए। उसके बाद जब फिर उसके ऊपर जाते हैं तो और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ एनिमल, तो सेल और टिश्यू ग्रेड, मतलब टिश्यू बन गया। ठीक है, उसके बाद से फिर ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड होता है, फिर सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसलिए हम लोग देख सकते हैं कि जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑल ग्रेड, सभी तरह का ग्रेड इसमें मिल रहा है। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मिल रहा है, सेलुलर ग्रेड मिल रहा है, सेल टिश्यू ग्रेड मिल रहा है, टिश्यू ऑर्गेन ग्रेड भी मिल रहा है। इसके बाद सिलेंट्रेट्स के बाद ऑर्गेन हम लोग भी जब टाइप स्टडी में पढ़ेंगे तो फॉर्म होता जाता है। तो टिश्यू ऑर्गेन मिल गया, तो इसके बाद जितने भी अपर एनिमल हम लोग इकाइनोडर्मेटा सब देखेंगे, ये सभी ऑर्गेन ग्रेड का है। क्लियर, तो इसमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी सभी तरह के पाए जाते हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में सिर्फ आपको टिश्यू ये वाले मिलेंगे। तो इसमें जैसे सिमेट्री इसमें सभी तरह की मिलती है, वैसे ही इसके अंदर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी, बिकॉज यहाँ एक सेल के एनिमल से मल्टी सेलुलर हुए हैं। पहले एक सेल बना, फिर बहुत सारे सेल बने, फिर टिश्यूज बने, फिर जब बहुत सारे टिश्यू बन गए तो बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गेन बनाते हैं। जब ऑर्गेन, फिर जब बहुत सारे ऑर्गेन मिल गए तो एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टोमक एक ऑर्गेन है लेकिन वो सिस्टम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेन, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो स्टोमक है, माउथ है, पैनक्रियास है, लीवर है, डिओडिनम है, सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो वो सिस्टम हो गया। उसी तरह से अलग अलग ऑर्गेन मिलके अलग अलग सिस्टम बनाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब में अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं। और ये अगर एक ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, है ना। एक एनिमल के अंदर सारे सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो। तो ये इसको कहते हैं ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक सेल से शुरू होकर एक ऑर्गेनिज्म सिस्टम तक पहुंचता है। तो ये सारे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर प्रेजेंट है। जर्म लेयर्स, लेयर जब आप लोग ने पढ़े होगा डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये जर्म लेयर्स होते हैं, लेयर फॉर्म होते हैं। तो ये जब प्रोटोजोआ में तो नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि उसमें तो है ही नहीं ना, एक ही सेल है, तो उसमें तो लेयर कहाँ बनेंगे, जब वहां एक से दो सेल ही नहीं है तो वो लेयर नहीं बनेंगे। तो ये एब्सेंट है प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोआ में एब्सेंट है। और उसके बाद जो एनिमल है उसमें पहले डिप्लोब्लास्टिक बनते हैं, मतलब डिराइव फ्रॉम टू जर्म लेयर। टू जर्म लेयर में क्या होगा, एक होगा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और दूसरा होगा एंडोडर्म। ठीक है, ये दो लेयर, एक बाहर का एक्टोडर्म, अंदर का एंडोडर्म बनता है। ठीक है, इसको टू जर्मिनल लेयर या डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। और ये तीनों के बीच में कनेक्टिव टिश्यू टाइप होता है, जेल लाइक चीज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मीजोग्लिया। मीजोग्लिया मतलब ये दोनों जो है एक मीजोग्लिया या जेल जेल टाइप की चीज से डिवाइडेड होते हैं। तो जो लोअर्स एनिमल्स हैं प्रोटोजोन में तो है ही नहीं, उसके बाद के एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक है, फिर उसके और ऊपर हम लोग बढ़ेंगे तब क्या हो जाएंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब थ्री जर्मिनल लेयर। तो मतलब एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में क्या आ जाएगा, मीजोडर्म। मीजोडर्म, तो अगर एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक विच हैव थ्री जर्मिनल लेयर। और सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है देन इट इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से एनिमल है, स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स, क्योंकि प्रोटोजोआ में तो है ही नहीं लेयर, उसके बाद स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट आता है, तो दीज आर डिप्लोब्लास्टिक। और इसके ऊपर के जितने भी हैं इन्वर्टिब्रेट सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अदर इन्वर्टिब्रेट्स जो सिर्फ स्पॉन्ज और सिलेंट्रेट के ऊपर है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। तो जर्मिनल लेयर्स के अनुसार भी इसमें
एब्सेंट भी पाया जाएगा जर्मिनल लेयर, डिप्लोब्लास्टिक भी पाया जाएगा और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी पाया जाता है, सभी दोनों तरह के पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट्स में सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। So this is about the germ layers. Integument. इंटेग्यूमेंट में अब जो बाहर का कवरिंग है, तो बाहर अब इसमें हम लोगों को देखते, ये चीज हम लोग देखते आ रहे हैं कि इसमें सब तरह का अधिकतर मिल रहा है, बिकॉज इसमें सिंपल एक सेल के एनिमल से मल्टी सेलुलर एनिमल, सभी तरह के एनिमल हमको इनवर्टिब्रेट में मिलते हैं, इसीलिए लगभग हमको हर तरह का हर चीज सिमेट्री सब मिल रहा है। जर्मिनल लेयर भी दोनों तरह के मिल रहे हैं। वैसे अगर हम लोग इसके इंटेग्यूमेंट में आते हैं तो बॉडी कवरिंग इसमें सिंपल होता है, प्रोटोजोआ में आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ होता है, और फिर बहुत सारे में उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस होता है, और सम बहुत सारे में नॉन सेलुलर, जैसे आर्थ्रोपोड इंसेक्ट में क्यूटिकल है और या काइटिनस कवरिंग ऊपर होता है। तो हर तरह का बॉडी कवरिंग सिंपल भी मिल रहा है, प्रोटोजोआ में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अदर्स में आपको एपिडर्मिस है जो स्किन में होता है, और बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स में नॉन सेलुलर, ये याद रखिएगा, नॉन सेलुलर क्यूटिकल मतलब ये डेड है, ये नॉन सेलुलर है, ये क्यूटिकल या काइटिनस कवरिंग मिलता है आर्थ्रोपोड्स में मेनली, और या बहुत और दूसरे एनिमल्स में भी मिलता है, लेकिन आर्थ्रोपोड में ये मेनली मिलता है। तो इंटेग्यूमेंट में इसमें सिंपल होता है, ज्यादा इसमें इंटेग्यूमेंटरी बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब लोकोमोशन अगर हम लोग देखा जाए कि कैसे ये लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन कैसे होता है इनवर्टिब्रेट, इट इज ऑल जनरल, ये सब जनरल है, ठीक है, ये जनरल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं इनवर्टिब्रेट का। तो ये लोकोमोशन सेसाइल मतलब जो नहीं चल फिर सकते, एक जगह प्लांट के जैसे फिक्स है, ठीक है, उसको हम लोग सेसाइल कहते हैं, आप लोग बॉटनी में ये वर्ड पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो स्पॉन्जेस और कोरल्स ये अधिकतर सेसाइल होते हैं, फिक्स होते हैं, प्लांट के जैसे। अभी हम लोग शेप में भी पढ़े थे कि प्लांट के जैसे एनिमल्स होते हैं स्पॉन्जेस एंड कोरल्स में, हाइड्रा है, हाइड्रा आप ध्यान कीजिए, ओबीडिया है, स्पॉन्जेस का है, वो सब सेसाइल होते हैं। और प्रोटोजोन्स में कैसे, स्यूडोपोडिया से, सीलिया से, फ्लैजिला से, अगर हम लोग जब डिटेल है, स्यूडोपोडिया मतलब जब से अमीबा में कहीं भी ऐसे निकल जाता है, ये ऐसे जिधर भी जाना होगा उधर एक ऐसा स्यूडोपोडिया, दो वर्ड से बना है, देखिएगा, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मतलब पैर, ठीक है, जिधर भी जाना है उधर उसका एक ऐसे पैर के जैसा निकल जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्यूडो वर्ड कहीं भी आएगा उसको दैट मीन्स फॉल्स, और यहाँ स्यूडो क्या फॉल्स है इसमें, पोडिया मतलब पैर जो है वो ओरिजिनल नहीं है, फॉल्स है। और सीलिया, पैरामीशियम में जैसे हम लोग देखते हैं छोटे छोटे ऐसे सीलिया रहते हैं, तो प्रोटोजोन्स में आपको स्यूडोपोडिया भी मिलेगा, सीलिया भी मिलेगा, सीलिया बहुत सारे होते हैं, we will study in different, पैरामीशियम में हम लोग सीलिया और फ्लैजिला के डिफरेंस को समझेंगे। और फ्लैजिला जैसे आप यूग्लिना में देख लीजिए, ऐसे एक या दो ऐसे निकले रहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। तो प्रोटोजोन्स में स्यूडोपोडिया से, सीलिया से और फ्लैजिला से लोकोमोशन होता है। सिलेंट्रेट्स में और मोलस्का में टेंटेकुलर मूवमेंट होता है। हाइड्रा आप याद कीजिए, ऐसे हाइड्रा होते हैं ना, ऐसे टेंटिकल्स निकले होते हैं, तो ये टेंटिकुलर मूवमेंट होता है। एनिलिड्स में सीटी होता है, छोटे छोटे, वी विल सी इन द अर्थवॉर्म पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे, इसमें आपको सीटी, छोटे छोटे इम्बेडेड स्किन में छोटे छोटे सीटी होंगे, या पारापोडिया या सकर्स ऐसे चिपक जाते हैं, जो बहुत सारी चीज हैं जो आप लीच जानेंगे, आप पानी वाला जोंक सब जानते हैं ना आप लोग, जिसको लीच, उसमें सकर्स होता है, वो ऐसे चिपक जाते हैं, तो ये सकर्स। एनिलिड्स में इसके थ्रू मूवमेंट होता है। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड लेग, जैसा नाम है आर्थ्रो मतलब जॉइंटेड, अर्थराइटिस को क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस हो गया बोलते हैं, दैट मीन जॉइंट पेन, तो वही उसी वर्ड से है ये। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोड मीन्स पैर, जिसके पैर जॉइंटेड हैं, डिटेल में हम लोग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। और इकाइनोडर्म्स में आर्म्स होते हैं, है ना, ऐसे स्टारफिश में ऐसे आर्म्स होते हैं, तो
ये सारे लोकोमोशन के ऑर्गन है। सेसाइल किसमें है? स्पॉन्जेस में, जो नहीं चल फिर सकते, मूवमेंट नहीं होता, सेसाइल है, एक जगह फिक्स है, प्लांट लाइक। और स्यूडोपोडिया सीलिया फ्लैजिला से प्रोटोजोन में, टेंटिकल से सिलेंट्रेट एंड मोलस्क में, सीटी से एनेलिडा में, और जॉइंटेड लेग से आर्थ्रोपोडा में, और आर्म्स से इकाइनोपोडा में। ऐसे लोकोमोशन इनके अंदर होता है। सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन में कि स्यूडो कैसे सेगमेंट है, स्यूडो सेगमेंटेशन। अभी स्यूडो वर्ड मैंने बताया ना, स्यूडो मतलब फॉल्स। अगर फॉल्स सेगमेंटेशन है देन इट इज स्यूडो सेगमेंटेशन। और ट्रू सेगमेंटेशन मतलब सही में डिवीजन है, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रू सेगमेंटेशन, जो कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में मिलता है। फ्लैट वर्म में हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे कि सेगमेंटेशन है। तो सभी जो कैरेक्टर, बहुत सारे फाइला इस सेगमेंटेशन से भी डिवाइड होते हैं। सेगमेंटेशन जैसे फ्लैट वर्म एग्जिबिट स्यूडो सेगमेंटेशन होता है। ट्रू सेगमेंटेशन हो एनिलिडा में मिलता है, आर्थ्रोपोडा में, जिसमें बॉडी सिमिलर सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, मतलब जैसे डिवीजन होता है। ऐसे मान लो ये एनिमल है, ये अगर सही में डिवीजन है अंदर से, इट इज नोन एज ट्रू सेगमेंटेशन। एब्सेंस ऑफ लिविंग एंडोस्केलेटन, इसमें मेन एंडोस्केलेटन नहीं है। इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स डू नॉट पोजेस एनी काइंड ऑफ, जैसे हमारे अंदर हड्डी है ना, एंडोस्केलेटन है, इसमें नहीं है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। मेनी इन्वर्टिब्रेट्स बहुत से इसमें सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, तो उसके ऊपर हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है उसको सपोर्ट करने के लिए। जैसे मोलस्का में कैल्शियम कार्बोनेट के सेल्स होते हैं, लेकिन अंदर में इनके एंडोस्केलेटन एब्सेंस होते हैं। सीलोम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीलोम, सीलोम मैं एक बार इस अलग से भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, कि बॉडी के अंदर कैसा कैविटी है। तो इस स्पॉन्ज ये सब में ये बॉडी कैविटी जो होता है सिंगल कैविटी होता है। वो ये एक बहुत लंबा चैप्टर है, इसको अगर एक बार हम अलग से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 3 तरह के सीलोम होते हैं। एसीलोमेट एनिमल जिसमें सीलोम नहीं होता है, और दूसरा स्यूडो सीलोमेट एनिमल जिसमें कि स्यूडो सीलोम होता है बट फॉल्स होता है, और तीसरे टाइप के एनिमल जो होते हैं वो ट्रू सीलोमेट होते हैं। तो व्हाट इज द ट्रू सीलोम किसको कहेंगे? कि अगर बॉडी कैविटी दोनों तरफ से मीजोडर्म से, अभी हमने 3 डर्म एक्टोडर्म एंडोडर्म मीजोडर्म पढ़ा था, अगर बॉडी कैविटी प्रेजेंट है और तीनों तरफ से, दोनों तरफ से वो मीजोडर्म से लाइन है, तब उसको हम लोग ट्रू सीलोम कहते हैं, ठीक है। और ये एनिलिडा से शुरू होता है, एनिलिडा के पहले स्यूडोसीलोम होता है एस्केरिस में। तो इसका मतलब कि बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है, इसीलिए फॉल्स सीलोम है। और तीसरा होता है दैट इज एसीलोमेट, जो लोअर एनिमल्स होते हैं उसमें सीलोम नहीं होते। एसीलोमेट एनिमल्स दैट मींस दे हैव नो सीलोम। और ये थोड़ा लंबा चीज है, इसको हम एक बार अलग से सिंपल अलग से क्लास में, अभी आई विल डील विद सीलोम। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीलोम, तीनों तरह का सीलोम इन्वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है। एसीलोमेट मतलब कैविटी नहीं है, स्यूडोसीलोमेट मतलब कैविटी है बट फॉल्स है, फॉल्स दैट मींस नॉट लाइंड विथ मीजोडर्म, और ट्रू सीलोम दैट मींस कि कैविटी प्रेजेंट है। तो टुडे फॉर दिस next some say all the systems of invertebrate I will deal in the next class. Okay, so thank you very much.